हेलो। हेलो। चलिए, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने अपने क्लास की शुरुआत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से की थी और कुछ वर्ड्स हम लोगों ने याद किया था। एक बार हम लोग रिवीजन कर दे। कल पहला वर्ड्स याद किए थे, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। जो चीज़ फैल रहा है उसकी तीव्रता को कम करना, है ना। यानी इसका आंसर हम लोगों ने याद किया था अबेट, ABAT, अबेट। अबेट का मतलब होता है रोकथाम करना। सेंसलेस टॉक और राइटिंग, मतलब बिना दिमाग के बात करना, यानी बकवास। इसका हम लोगों ने याद किया था बेल्डर डैश। बेल्डर डैश का मतलब बकवास। एक पढ़ा गया था इरिजिस्टेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब पीने की बहुत अधिक लत। क्रेविंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छा करना, यानी इसके लिए हम लोगों ने याद किया था डिप्सोमेनिया। डिप्सोमैनिया। और एक याद किया गया था कोइनोमैनिया। फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, समाज में सभी को बराबर अधिकार दिलाना। इसके लिए जो वर्ड याद किया गया था वो था इगैली, TARIAN, इगैलिटेरियन। और ए लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन रीजन, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक भोजन की कमी होना, जिसे हम लोगों ने कहा था अकाल। उसके लिए वर्ड था फेमाइन। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वर्ड याद किया था ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइन, तेज आंधी। जिसके लिए मैंने दो वर्ड बताया था, एक गस्ट और एक बताया था मैंने टेम्पेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, तेज आंधी। साउंड मेड बाय अ स्नेक, सांप की आवाज को हम लोग कहते हैं हिस। रेजिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन, जो रोग फैल रहा है उसको रोकने की ताकत, यानी रोग को रोकने की ताकत, प्रतिरोधक क्षमता, इसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनी। इम्यूनी, कल ये सब वर्ड पढ़ लिया गया था। वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, जो किसी बिल्डिंग का ध्यान रखता है उसे हम लोग कहते हैं जैनिटोर। जैनिटोर का मतलब होता है बिल्डिंग का ध्यान रखने वाला। और लास्ट वर्ड पढ़ा गया था सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट और फ्रूट स्टोन, किसी बीज के अंदर का मुलायम हिस्सा, जिसे हम लोग अंकुर कहते हैं या अंकुरा कहते हैं, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कर्नेल। कर्नेल का मतलब अंकुरा। आज हम लोग अपने वर्ड सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जाम में बिना वर्ड्स के हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। 50% स्कोर अगर हम लोग
ग्रामर से करते हैं तो 50% वर्ड्स से करेंगे, क्योंकि वर्ड्स और ग्रामर मिलकर के ही आपका कॉम्प्रिहेंशन क्लियर होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का वर्ड है नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। नेचुरल स्किल, स्किल का मतलब होता है कुशलता, किसी चीज़ को करने की कुशलता, किसी चीज़ को करने की कुशलता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नैक, KNAC के नैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइनो वगैरह में भी पूछा जाता है। नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने की कुशलता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नैक। समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, मतलब ये हुआ कि अगर मान लो तुम शुरू से गलत काम करते आ रहे हो, अपराध करते आ रहे हो, बुराई करते आ रहे हो, और जब तुम्हें अपने गलती का एहसास हुआ तो तुमको लगा कि अब मुझे अपने गलती का एहसास हो चुका है और मैंने जो गलत किया मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और आप वहाँ पर सज़ा जब पाते हो तो आप उस सज़ा से उदास नहीं बल्कि खुश होते हो कि मैंने जो किया मुझे इसी की सज़ा मिल रही है। मैंने लोगों को मारा, मैंने लोगों को सताया, मैंने गरीबों का घर उजाड़ा, इसके लिए मुझे कोड़े से पीटा जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है। तो उस दर्द में उसकी खुशी छुपी हुई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जितना मुझे मारा जाएगा मेरे पाप का पश्चाताप उसी में होगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं दंड भोगी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दंड भोगी। हम लोग इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, दंड भोगी। समवन मतलब कोई, हु जो ऑब्टेन्स प्राप्त करता है, प्लेजर, प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी, जिसे खुशी मिलती है, फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, दंड पाकर जिसे खुशी मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं दंड भोगी। और दंड भोगी को इंग्लिश में बोलते हैं मैसोचिस्ट। क्या बोलते हैं, मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट का मतलब होता है दंड भोगी, जिसे दंड पाकर खुशी मिलती हो। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड याद कराया, ए नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में अगर कोई कुशल है, यानी हिंदी इसका क्या हो गया, कुशल, तो हम लोग इसे नैक बोलते हैं। एक व्यक्ति जिसे दंड पाकर बहुत खुशी मिलती हो कि मैंने गलत किया और आज मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, यानी मेरे ये पाप का पश्चाताप है, इसे हम लोग दंड भोगी बोलते हैं, मैसोचिस्ट। ए पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम, मेरा भी नाम राहुल है, आपका भी नाम राहुल है, दोनों का नाम राहुल है, तो इसका मतलब हुआ एक जैसा या जैसे नाम वाला, एक जैसे नाम वाला, यानी दोनों का नाम एक है। तो इस तरह की चीज़ों को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेम सेक। नेम सेक मतलब होता है कि दोनों का नाम एक है, एक ही, है ना, जैसा, ये भी कह सकते हो, एक ही जैसा, एक ही जैसा, है ना, एक ही जैसा, ये क्या हो गया, एक ही जैसा, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं। एक ही जैसा नाम वाला, इसे बोलते हैं नेम सेक। मेरा भी नाम राहुल है, तुम्हारा भी नाम राहुल है, या इस चीज का नाम भी कलम है, उस चीज का नाम भी कलम है, दोनों का नाम अगर एक है तो उसे क्या बोलते हैं, नेम सेक। पासिंग आउट ऑफ यूज, पासिंग आउट ऑफ यूज का मतलब हुआ कि अब जिसका इस्तेमाल बहुत पुराना हो चुका है ना, आपने एक मोबाइल खरीदा है लेकिन अब उस तरह का मोबाइल कोई यूज नहीं करता है, अब उस तरह का मोबाइल कहीं यूज किया नहीं जाता है, पासिंग आउट ऑफ यूज, वो बहुत पुराना हो गया है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलीसेंट। क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीसेंट। ऑब्सोलीसेंट का मतलब होता है कि बहुत बहुत पुराना, यानी आप जो चीज़ यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल अब नहीं होता है, जो चीज़ आपके पास है उसका इस्तेमाल अब नहीं होता है, उसका इस्तेमाल अब बहुत पुराना हो गया, लोग उसका यूज नहीं करते हैं। पासिंग आउट ऑफ यूज, बहुत पुराना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सोलीसेंट। पर्टेनिंग टू शिप, पर्टेनिंग टू शिप, पर्टेनिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ हकीकत में है नहीं लेकिन वैसा मालूम पड़ती है। पर्टेन, पर्टेन का मतलब होता है मालूम पड़ना। जैसे मान लो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि दूर कहीं एक इस आकार का एक, मान लो कोई जानवर है, अब दूर से दिखने में, यहाँ से देखने में लगता है कि ये भेड़ है, क्या है, ये भेड़ है, यानी ये शिप है, लेकिन जब हम नज़दीक जाते हैं तो पता चलता है कि ये भेड़ नहीं, ये तो बकरी है, ये भेड़ नहीं, ये क्या है, बकरी है। लेकिन दूर से, यहाँ से जब देख रहे थे तो ये बकरी नहीं बल्कि भेड़ मालूम चल रहा था। तो ये क्वेश्चन आ गया पर्टेनिंग टू शिप। पर्टेनिंग टू शिप का मतलब हुआ गया कि दूर से दिखने में कोई चीज़ आपको भेड़ के जैसा लग रहा था, लेकिन जब हकीकत में आप उसके पास गए तो वो भेड़ नहीं बल्कि वो कोई और जानवर था।
यानी पर्टेनिंग टू शिप, भेड़ नहीं है लेकिन दूर से दिखने में भेड़ के जैसा मालूम पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं ओवाइन, OVINE, ओवाइन। ओवाइन का मतलब होता है पर्टेनिंग टू शिप, भेड़ के जैसा दिखने वाला। हकीकत में भेड़ नहीं है ना, भेड़ के जैसा दिखने वाला, है ना। जैसे मान लो कल को यहाँ पर पर्टेनिंग टू शिप के जगह पर क्वेश्चन आ जाएगा पर्टेनिंग टू काउ, कि गाय के जैसा दिखने वाला। दूर से दिख रहा है, लग रहा है गाय है, लेकिन जब पास जाकर देखे तो पता चला कि भैया यहाँ गाय नहीं, ये कोई और जानवर है। तो उस तरह की चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं बोवाइन, BOVINE, बोवाइन। तो याद रखना, अगर पर्टेनिंग टू शीप आया है तो क्या मारेंगे, ओवाइन, और पर्टेनिंग टू काउ अगर यूज किया गया है तो क्या मारेंगे, बोवाइन। बोवाइन का मतलब हो गया कि ये गाय नहीं है लेकिन दूर से गाय के जैसा मालूम पड़ रहा है, नजदीक जाकर गए तो पता चला कि गाय नहीं है, तो ये हो गया बोवाइन, है ना। और अगर भेड़ के जैसा दिख रहा है, हकीकत में जाने पर भेड़ नहीं है, भेड़ के जैसा सिर्फ मालूम पड़ रहा है, तो ओवाइन। तो एक बार फिर से देख लो, ए नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में अगर कुशल हो तो क्या बोलते हैं, नैक। समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, दंड पाकर जिसे खुशी मिलती है, दंड भोगी, उसे बोलते हैं मैसोचिस्ट। A person or thing that has the name that has the same name as another, एक आदमी जिसका नाम वैसा ही है जैसा कि दूसरे का, एक ही जैसे नाम वाले को हम लोग नेम सेक बोलते हैं। यानी सामने में जो व्यक्ति है उसका नाम भी दीपक है, मेरा भी नाम दीपक है, तो हम लोग नेम सेक हो गए। पासिंग आउट ऑफ यूज, बहुत पुराना जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता है, उसे हम लोग ऑब्सोलिसेंट बोलते हैं। और पर्टेनिंग टू शिप, भेड़ नहीं है लेकिन भेड़ के जैसा दिख रहा है, तो ओवाइन। और यहीं पर एक और वर्ड याद हो गया, पर्टेनिंग टू काउ, गाय सामने में दिख रहा है कि गाय है, गाय के जैसा मालूम हो रहा है, लेकिन जब वहां जाकर देखे तो गाय नहीं था बल्कि कोई और जानवर था, उसे हम लोग बोलते हैं बोवाइन। ठीक है, एक बार मैं पूछ रहा हूं, क्या ये वर्ड क्लियर है, पांचों क्लियर हो गया? पांचों क्लियर हो गया है सभी लोगों का? चलिए, पांचों क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ए ग्रुप ऑफ वोल्व्स, है ना, भेड़ों के समूह को क्या बोलते हैं? ठीक है, भेड़ों के समूह को क्या बोलते हैं? इस तरह क्वेश्चन बराबर आते हैं, लिखा रहेगा ए ग्रुप ऑफ लॉयंस, है ना, शेर के समूह को क्या बोलते हैं? तो अगर शेर के समूह की बात हो रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइड। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ वोल्व्स, है ना, वोल्व्स का मतलब होता है भेड़िया, भेड़ तो नहीं कहेंगे, भेड़िया। तो ए ग्रुप ऑफ वोल्व्स, भेड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? पैक। क्या बोलते हैं? पैक। अगर कहेगा ए ग्रुप ऑफ लॉयंस, शेर के समूह को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? प्राइड, PRIDE। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी, प्राइड। प्राइड का मतलब होता है शेर का समूह। क्वेश्चन आया है ग्रुप ऑफ वोल्व्स, भेड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? पैक। देखो, एक जैसे जो लोग ताश वगैरह खेलते हैं, उनके ताश के डब्बों में ऐसा ताश का अलग अलग कार्ड होता है, और इसकी काउंटिंग की जाए तो ये कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो कह रहा है एक सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जो हम लोग घर में बैठकर लोग ताश खेलते हैं, या घर में बैठकर जो लोग ताश खेलते हैं, गांव मोहल्ले कहीं भी ताश खेलते हैं, तो होता क्या है कि वो जो ताश का डब्बा होता है उसमें कितने होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। उन प्लेइंग कार्ड्स के ग्रुप को भी हम लोग क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। तो ये याद रखना कि पैक का दो मतलब है। एक मतलब है कि भेड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। और सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी खेलने वाला जो कार्ड्स होता है उसके 52 पत्तों के समूह को भी हम क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। यानी 52 ताश के 52 पत्तों का समूह, अगर तुम इसकी हिंदी लिखोगे तो क्या लिखोगे? ताश के 52, है ना, पत्तों का समूह को क्या बोलेंगे? पैक। और भेड़ियों के समूह को भी क्या बोलेंगे? पैक बोलेंगे। साउंड मेड बाय डक, अभी तुमने इससे पहले याद किया था साउंड मेड बाय स्नेक। सांप की आवाज को क्या बोलते हैं? तो हिस बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है साउंड मेड बाय डक, बत्तख की आवाज को क्या बोलते हैं? क्वैक, QUACK। क्वैक का मतलब होता है बत्तख, बत्तख बोलता भी ऐसा ही है, क्वैक क्वैक। तो हम लोगों ने याद कर लिया साउंड मेड बाय डक का मतलब क्या होता है? क्वैक। ग्रीडी फॉर मनी, पैसे का लालची, जिसे पैसे का लालच है, उसे हम लोग बोलते हैं रैपेशियस। क्या बोलते हैं? रैपेशियस। पैसे का लालची, पैसे का लालची को हम लोग क्या बोलते हैं? रैपेशियस, RAPACIOUS, रैपेशियस। रैपेशियस का मतलब होता है पैसे का लालची, पैसे का लालची,
है ना, साफ पता चल रहा है। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। फॉर मनी, पैसे का लालची, उसे क्या बोलते हैं? रैपेशियस। और आखिरी क्वेश्चन है रिडक्शन इन टैक्स, है ना। तुम जो सरकार को टैक्स जमा करते हो, उस टैक्स में रिडक्शन मतलब कटौती, है ना। यानी कह सकते हो कि कर, कर में कटौती। हिंदी क्या निकला? कर। कर का मतलब है टैक्स। टैक्स में कटौती, जो तुम सरकार को सालाना टैक्स दे रहे हो, उस टैक्स में तुम्हें अगर कुछ कटौती मिलती है, तुम्हें कुछ छूट मिलता है, यानी कर में कटौती कह करना कह के तुम ये कह सकते हो कि कर में छूट। कर में क्या है? छूट है। उसे हम लोग बोलते हैं रीबेट। रीबेट वर्ड तो बहुत कॉमन है, रोज घर में यूज भी करते हो। सर हमारे फीस में कुछ रीबेट मिलेगा क्या? रीबेट का मतलब होता है छूट, यानी टैक्स में मिलने वाला छूट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रीबेट बोलते हैं। टैक्स में मिलने वाला छूट को क्या बोलते हैं? रीबेट बोलते हैं। प्राइड का मतलब घमंड होता है। फिर प्राइड कैसे सर? रहमत अली, प्राइड का दो मतलब होता है बाबू। प्राइड का मतलब गर्व भी होता है, और प्राइड का मतलब एक ग्रुप ऑफ वॉल्व्स भी होता है। ये सारी चीजें याद करोगे तो अच्छा रहेगा। प्राइड का मतलब मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ रहमत अली, कि प्राइड का मतलब घमंड भी होता है, और प्राइड का मतलब एक ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, है ना। भेड़ियों के समूह को भी हम लोग, सॉरी, एक ग्रुप ऑफ लॉयंस, शेर के समूह को भी हम लोग प्राइड बोलते हैं। और प्राइड का मतलब गर्व, दोनों ही होता है। यही सारी चीजें हैं। हम लोग सोचेंगे कि प्राइड का मतलब घमंड होता है, अब यही सोच करके हम लोग प्राइड टिक नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन लिखा रहेगा एक ग्रुप ऑफ लॉयंस, गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने तुमको बता दिया कि तुम इसको याद रखना कि ग्रुप ऑफ अगर लॉयंस रहेगा तो क्या मारोगे? प्राइड। और एक ग्रुप ऑफ वॉल्व्स है, अगर भेड़ियों का समूह है, तो क्या मारेंगे? पैक। ए सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलने वाले 52 पत्तों के समूह को भी हम लोग क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। साउंड मेड बाई अ डक, बत्तख की आवाज को क्या बोलते हैं? क्वैक बोलते हैं। साउंड मेड बाई अगर स्नेक है तो क्या बोलेंगे? हिस बोलेंगे। ग्रेडी फॉर मनी, पैसे का लालची को रैपेशियस बोलते हैं। और रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स में, कर में जो छूट मिलता है उसे हम लोग रिबेट बोलते हैं। चलो, तो मेरे को लग रहा है ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसी पर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस बनाकर दिखाना, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आपने समझ लिया है। अब मुझे आप क्वेश्चन बना के दिखाओगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे एक साथ पांचों क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है। एक साथ पांचों क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। चलो, चलिए, ये हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ देखो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है। देखो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, और ये 5 नंबर है। पारा पारी सारे क्वेश्चन को पढ़ो। पहला का आंसर सामने लिखो, दूसरा का आंसर सामने लिखो, तीसरा का आंसर सामने लिखो, चौथा का आंसर सामने लिखो, और पांचवा का आंसर सामने लिखो। पांचों का आंसर सामने लिखो फटाफट, जल्दी से आंसर लिखकर बताओ पांचों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पांचों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है बिकम लेस इंपॉर्टेंट और वाइड स्प्रेड। दूसरा क्वेश्चन है सेंसलेस टॉक और राइटिंग। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और ये 4 ऑप्शन रहेगा। इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, और लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन रीजन, क्या होगा? चलिए, चलिए सब लोग आंसर देने लगे हैं, बिल्कुल सही है। पहला का आंसर है अबेट, बिकम लेस इंपॉर्टेंट और वाइड स्प्रेड। दूसरा है सेंसलेस टॉक और राइटिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं बैल्डर डैश। तीसरा है इरिजिस्टेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसे हम लोग बोलते हैं डिप्सोमेनिया। फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, इगैलिटेरियन, लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रीजन, जिसे हम लोग बोलते हैं फेमाइन। बिल्कुल सही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर हमको क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6, 7, 8, 9 और 10,
इस तरह से लिख करके कि छठा का आंसर क्या होगा, सातवां का आंसर क्या होगा, आठवां का आंसर क्या होगा, नौवां का आंसर क्या होगा और 10वां का आंसर क्या होगा। मुझे लिख करके बताइए, आप लोग फटाफट बताइए। एक साथ आंसर दीजिएगा कि सबका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है और ये 10 नंबर है। सब लोग को दिख रहा होगा। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये क्या है, 10 है। चलिए, सब लोगों ने आंसर दे दिया। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइन, तेज आंधी को गस्ट बोलते हैं। साउंड मेड बाय ए स्नेक, हिस बोलते हैं। रेजिस्टेंट टू ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन, इम्यूनी बोलते हैं। वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का देख रेख करता है उसे जैनिटर बोलते हैं। सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट, उसे हम लोग कर्नेल बोलते हैं। बिल्कुल सही है। आइए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, यहाँ यहाँ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। टोटल ये 11 से शुरू करना है। 11 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर क्या होगा और 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 11, 12, 13, 14 और 15। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है। ओ, क्लियर नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, छोड़ दो। ये क्लियर नहीं है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। अभी क्लियर नहीं है तो इसको अभी तो ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो पीपीटी बन चुका है। ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। चलो एक काम करते हैं, मैं ही बोल देता हूँ, ठीक है। ए नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं नैक। समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं मैसोचिस्ट। ए पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम, उसे हम लोग बोलते हैं नेम सेक। पासिंग आउट ऑफ यूज, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलीसेंट। और पर्टेनिंग टू शिप, भेड़ के जैसा दिखने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं ओवाइन। कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे सही कर दूंगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे सही कर दूंगा। आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। 16 बनाओ, 17 बनाओ, 18 बनाओ, 19 बनाओ और 20 बनाओ। 16, 17, 18, 19, 20, ये बनाइए। 16, 17, 18, 19, 20, जल्दी से। ये देखो, 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है और ये क्या है, 20 है। बनाइए। 16, 17, 18, 19, 20, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, और कोई है, फटाफट आंसर बताइए। एक साथ देना था अभिषेक कुमार, अलग अलग दोगे तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वॉल्व्स
भेड़ के जैसा दिखने वाला, उसे हम लोग पैक बोलते हैं। और 52 पत्तों के ताश के समूह को भी हम लोग पैक बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में वोल्फ के जगह पर अगर मान लो वोल्फ के जगह पर अगर लॉयन लिखा रहे, लॉयंस, तो उसका आंसर हो जाएगा प्राइड। प्राइड का मतलब गर्व भी होता है और प्राइड का मतलब शेरों के समूह को भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साउंड मेड बाय डक, बत्तख की आवाज को हम लोग क्वैक बोलते हैं। ग्रीडी फॉर मनी, पैसे के लालची, पैसे का जो लालची होता है, ठीक है, पैसे के लालची को हम लोग रैपेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैपेशियस। और रिडक्शन इन टैक्स और डेप्ट, टैक्स में जो छूट होता है ना, टैक्स में जो छूट होता है उसे हम लोग रिबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं। यानी आंसर बिल्कुल सही है। 16 का आंसर ए है, 17 का आंसर बी है, 18 का आंसर डी है, 19 का आंसर ए है और 20 का आंसर सी है। चलिए, तो यहाँ पर आकर देखो 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने क्लियर किया है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब बताओ क्या इसमें कोई डाउट है? बोलो। अगर मैं होमवर्क में ये 20 पूछूंगा या कल पूछूं, परसों पूछूं, जब भी पूछूं, याद रहेगा ना? सभी से मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताइए, इसमें कोई डाउट है या सारा वर्ड्स क्लियर है? इसमें कोई डाउट है या सारा वर्ड्स क्लियर है? अक्षय कुमार कह रहे हैं ऑफलाइन की तरह फील हो रहा है। बाबू, मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूं, जितने भी लोग लाइव सेशन में हैं, कि देखो अगर मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि सर अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, मगर तुमको मैं विश्वास दिला दूं कि आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैथ्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, नो डाउट, मैथ्स के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन आज तुम जो इंग्लिश हमसे पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें विश्वास दिला दूं कि इंडिया का सबसे बेस्ट कोर्स तुम कर रहे हो, सबसे बेस्ट कोर्स। और मैंने तुमको वादा किया है कि 4 से 5 मंथ्स होते होते, ये मेरी गारंटीड है, गारंटीड, कि 4 से 5 मंथ्स होते होते 20+ तुम्हारा इंग्लिश सही होगा। 100% गारंटी। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ, इस वक्त मैं लाइव हूँ, सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं और ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। 4 से 5 महीना बस मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों को फॉलो करते चलो, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलो आओ, बस यही है कि लाइव सेशन है। अगर तुम लोग पढ़ाई से संतुष्ट हो, जितने भी बच्चे लाइव हो, और अगर पढ़ाई से संतुष्ट हो तो अपने दोस्त को भी कहो कि लाइव सेशन ज्वाइन करे, पढ़े, उसे बहुत अच्छा लगेगा और बाकी टीचरों की तुलना बेस्ट क्वालिटी उसको मिलने वाली है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इंसिस्ट लगा है, मैंने होमवर्क दिया था, मेरा होमवर्क बन गया होगा। पहला क्वेश्चन है इंसिस्ट लगा है, ये तुम्हारा अंडरलाइन है, इसका आंसर क्या है? ए। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मैं आंसर बोल के जा रहा हूँ, ये सब मैंने पढ़ाया दिया था। आई सजेस्ट दैट ही गोज, यहाँ पर गोज अंडरलाइन है, मैंने ये क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर क्या हो गया? ए। ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि कल मैंने पढ़ाया था व्हेन, वाइल और एज। पहले मैं पूछ रहा हूं आप सब लोगों से, मुझे बताओ कि आप लोगों ने जो मैंने कल होमवर्क दिया था HW 1 से लेकर 60 तक सेट था, और मैंने क्वेश्चन को सर्कल कर दिया था, ब्लू कलर से टिक लगा दिया था कि ये क्वेश्चन बनाना है। आप लोगों ने होमवर्क बनाया है या नहीं बनाया है? पहले मुझे बताइए आप लोग। थोड़ा सा पानी दीजिएगा ना हमको पीने के लिए। आप लोगों ने होमवर्क बनाया है कि नहीं बनाया, मुझे बताइए। सबसे पहले होमवर्क बना है कि नहीं बना है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था? सर सेट कहाँ से मिलेगा? देखो रहमत अली, मैं तुम्हें बता दूं, तुमने एडमिशन नहीं लिया है, इस वजह से तुम्हें सेट एक जगह नहीं दिख रहा है। अगर तुम एडमिशन ले लोगे तो तुमको वीडियोस जहाँ चल रहे हैं वहीं पर तुमको रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स सब दिख जाएंगे। अगर तुम्हें क्लास करना है तो बेहतर है कि तुम एडमिशन ले लो, तुमको सेट वगैरह सब दिखने लगेगा। और अगर तुम एडमिशन नहीं लिए हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें सेट दिखे, तो देखो इस ऐप को जब खोलोगे तो यहाँ पर देखो ऊपर में फ्री स्टडी मटेरियल है। फ्री स्टडी मटेरियल पे जाओगे तो यहाँ कोर्स PDF है, कोर्स PDF के अंदर जाओगे तो तुम्हें कोर्स दिखेगा और उसमें फ्री PDF नोट्स है और सब कैटेगरी स्टडी मटेरियल है। सब कैटेगरी स्टडी मटेरियल में जाओगे तो तुम्हें टाइम एंड टेंस का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सारा नोट्स मिलने लगेगा।
लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सारा नोट्स तुम्हारे सामने दिखे, तो बेहतर है कि तुम्हें क्लास करना है तो अपना एडमिशन ले लो। ऐसे भी आज चौथा क्लास हो चुका है, मैं तुम्हें 2 और क्लास देने वाला हूं। दूसरे क्लास के बाद से फिर तुम लोगों का क्लास, वही बच्चे क्लास अटेंड कर पाएंगे जिन्होंने एडमिशन लिया है। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है फिर उसका क्लास रुक जाएगा। तो अब आप लोगों ने देखा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पूरा आरा जानता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है। आप लोग के लिए बेहतर है कि आप लोग एडमिशन ले लो, ताकि तुम्हारा सारा नोट्स तुम्हें एक जगह, जैसे ही एडमिशन लोगे तो तुम्हारा सारा नोट्स तुम्हारे वीडियोस के नीचे ऊपर दिखने लगेंगे। तुमको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एडमिशन नहीं लिए हो इसीलिए तुमको प्रॉब्लम है कि नोट्स कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये परेशानी आ रही है। चलो आगे बढ़ो। मैंने कल पढ़ाया था कि एज है, वेन है और वाइल है, इसके न तो पहले EJMR V4 आता है ना ही बाद में, इसलिए यहाँ एम वॉकिंग गलत है, यहाँ क्या होगा वॉक। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आई एम वॉकिंग डाउन द रोड फॉर 2 hours टू बी हेल्दी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग ये मैंने डे 1 पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इसलिए आई एम वॉकिंग नहीं बल्कि आई वॉक। ये 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन मैं आज पढ़ाऊंगा तो आप बनाना। अगला क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन मैं आज पढ़ाऊंगा तो बनाना, ये सब होमवर्क नहीं है। ये वाला भी क्वेश्चन आपका होमवर्क नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपका, ये देखो इसमें से ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना था, 14 नंबर और 15 नंबर, ये 2 क्वेश्चन। यू है, आर है, वर्ब है, इसका मतलब इसके बाद व्हाट आएगा, व्हाट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब थिंक होगा, यानी सीधे आंसर हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा, यू थिंक। और यहाँ सजेस्ट है, इसका मतलब यहाँ स्टडी बिल्कुल क्या है, सही है, नो इम्प्रूवमेंट। स्टडी बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। चलो अगला क्वेश्चन है, आई सजेस्ट दैट। सजेस्ट है तो इसका मतलब यहाँ गोज नहीं बल्कि क्या होगा, गो होगा। वी आर हैप्पी टू रिकमेंड, देखो रिकमेंड है, दैट है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, V1 आएगा। V1 का मतलब क्या हो गया है, पॉइंट हो गया। सजेस्ट है, दैट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, शुड छिपा हुआ है। जब शुड छिपा हुआ है तो इसके बाद क्या आएगा, नॉट प्लस V1, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बोला जाए ये सब क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सब मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। बिलीव का चौथा रूप नहीं होता है, इसलिए ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, आंसर क्या हो गया, नो इंप्रूवमेंट। ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसलिए आर गलत है, विजिट आंसर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। एवरीडे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, यूजुअली हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसलिए यहाँ पर हैड नहीं बल्कि क्या होगा, हैव होगा। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि वी यूजुअली हैव, आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, अंडरस्टैंड का चौथा रूप नहीं होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आंसर क्या हो गया, ए। एवरीडे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज गोइंग नहीं बल्कि क्या होगा, गोज। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वेन पढ़ाया हुआ टॉपिक है। वेन के ना तो बाद EJMR V4 आता है, ना ही वेन के पहले EJMR V4 आता है। यहाँ आर डिस्कसिंग लिखा है, ये गलत है, कल मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो माधुरी दीक्षित इज हैविंग, हैव का चौथा रूप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हैज, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं आज पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ दो। देखो आई एम हैविंग, हैव का चौथा रूप नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, हैव, बी ऑप्शन। ये सब होमवर्क था। एवरीडे मतलब ये काम प्रतिदिन बार बार होता है, इसलिए इज गोइंग नहीं बल्कि क्या होगा, गोज। ये सब मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये सब मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आई एम स्टडिंग नहीं बल्कि क्या होगा, स्टडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्यों, क्योंकि एवरी मॉर्निंग लगा है। आवर टीचर टोल्ड अस, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, आगे पढ़ाऊंगा। देखो यू आर ऑलवेज डूइंग, अगर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ऑलवेज की वजह से 2 जगह सुधार करना होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 जगह सुधार ना करके सीधे आंसर क्या मारेंगे, नो एरर। ये मैंने नहीं पढ़ाया है। और देखो यहाँ हैव का चौथा रूप नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ये सब पढ़ाया हुआ है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि जो होमवर्क मैंने कल दिया था वो आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है, मुझे बताइए। आप पढ़ाएंगे, डाउट कैसे हो सकता है? नहीं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने बनाया है कि नहीं बनाया, मैं ये पूछ रहा हूँ। होमवर्क बना है कि नहीं बनाया? हैविंग की हिंदी, अरे हैविंग की हिंदी तो आप जानते हो मेरे भाई, हैव का मतलब रखना होता है, क्या होता है, रखना। अभी बस इतना ही जानो, आगे चल करके बताएंगे कि हैव का एक मतलब करना भी होता है, लेकिन अभी सिर्फ तुमको ये याद रखना है कि हैव का मतलब रखना। मैंने जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क बना है कि नहीं बना, ये मैं पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पर आर हैविंग,
आर हैविंग नहीं, बल्कि क्या होगा, हैव होगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आज समझाऊंगा तो बनाना। आई एम थिंकिंग, थिंक का चौथा रूप नहीं होता, आंसर ए। बिलीव का चौथा रूप नहीं होता, आंसर बी। लाइक का चौथा रूप नहीं होता, आंसर क्या है, सी। इस तरह से आगे बढ़ो, है ना। नो का चौथा रूप नहीं होता है, आंसर बी। आई लाइकिंग चौथा रूप नहीं होता है, आंसर बी। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं। होप का चौथा रूप नहीं होता है, आंसर ए। लव का चौथा रूप नहीं होता है, आंसर सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस जिस वर्ब का चौथा रूप नहीं होता है, उस वर्ब का अगर यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो उसे बदलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया जाता है। बिलीव, बिलीव की बात हो रही है, इसका चौथा रूप नहीं होता है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, आंसर ए। यहाँ देखो, बिलीव का चौथा रूप नहीं होता है, ये सब गलत है, आंसर क्या हो गया, नो इंप्रूवमेंट। ये सब क्वेश्चन कल पढ़ा चुके हैं हम, रिवीजन करा रहे हैं सिर्फ हम, कि आपको याद आ जाए। चलो, ये क्वेश्चन नहीं बनाना था। ये सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं ये भी नहीं बनाना था, ये भी नहीं बनाना है, ये भी नहीं बनाना है। चलो आओ, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, होमवर्क बन गया और सही भी हो रहा है, अच्छी बात है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लगभग, मैंने पीडीएफ शेयर किया था कि 70+ है ना, 70+ वर्ड्स हैं, 70+ वर्ड्स हैं जिनका चौथा रूप नहीं होता है। और ये वाला पीडीएफ मैंने शेयर नहीं किया था, आज मैं शेयर कर दूंगा 70+ वर्ड वाला। कल मैंने सिर्फ आपको दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना हो इस वजह से मैंने आपको 18 या 19 वर्ड्स बताए थे जो मेन मेन थे, जिसका चौथा रूप नहीं होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उन सब का मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं कि कौन कौन सा वर्ड मैंने बोला था जिसका चौथा रूप नहीं होता है। एक नो था, एक लाइक था, एक हैव था, एक बिलीव, एक बिलीव था, थिंक था, लव था, हेट था। ठीक है, नो है, लाइक है, हैव है, बिलीव है, थिंक है, लव है, हेट है। इसके बाद और भी था, जैसे रिमेंबर, है ना, अंडरस्टैंड, याद आ रहा होगा, RESEMBLE, रिजेंबल, चेहरे का मिलना। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुए हैं। और भी है, सी, सी है, हियर है ना, 11 12 हो गया, 11 और 12 हो गया। इसके अलावा होप, होप मतलब आशा करना, 13 हो गया। इस टाइप के वर्ड्स मैंने कल बताए थे जिसका बिफोर नहीं होता है। ठीक है, और भी था, जैसे फॉलो, फॉलो मतलब पीछा करना, इसका बिफोर नहीं होता है। जैसे एक वर्ड था बिलोंग, बिलोंग मतलब संबंध रखना, इसका बिफोर नहीं होता है। कम फ्रॉम, कम फ्रॉम, इसका भी बिफोर नहीं होता है। तो इस टाइप के वर्ड्स मैंने बताए थे कि जिसका बिफोर नहीं होता है। कितना हो गया, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। और भी मैंने इसी तरह का 2 3 और लिखवाया था कि जिसका बिफोर नहीं होता है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है, ये सब तो लगभग मेन मेन इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखवा दिया। बिलीव हो ही गया है, नो हो ही गया है, हैव हो ही गया है। हाँ, इसी तरह का एक दो और था, कल लिखवाया था मैंने, शायद सी हो गया, हियर हो गया, हो गया, लव हेट है, थिंक है, रिजेंबल है, रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, हैव है, लाइक है, नो है, होप है, फॉलो है, बिलोंग है, कम फ्रॉम है। ऐसे ही 2 3 और लिखवाया था मैंने, है ना। वो सब मिलाकर के टोटल आपको कल बताया गया था कि 18 से 19 वर्ड है जिसका बिफोर नहीं होता है। अब मैं आपको इसी बात को लेकर के एक प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूं, तब मैं आगे आपका सेशन शुरू करता हूं। मैं बुक लेकर आ रहा हूं प्रीवियस क्वेश्चन दिखाने के लिए। देखो, इसी बात को लेकर के मैं आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूं, और मैंने बता दे रहा हूं कि ये जितने वर्ड्स कल मैंने पढ़ाए थे, इन सारे वर्ड्स का यूज बिफोर के रूप में किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम बिफोर को बदल करके हम प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बदलकर हम लोग
पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना, मुझे फटाक से आंसर चाहिए कि आप इसका आंसर क्या देते हो। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फटाफट मुझे आंसर बताना है ना। सभी लोग देखो, ये सारा का सारा कम फ्रॉम और बिलोंग दोनों एक है, कम फ्रॉम और बिलोंग दोनों एक है, इसका मतलब होता है संबंध रखना। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तब मैं आगे बढ़ूंगा आज के सेशन की ओर, है ना, आज के सेशन की ओर तब मैं आगे बढ़ूंगा। 226 फिर से मैं लिख दूं, पेज नंबर 226 और क्वेश्चन नंबर है इस किताब में, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है, लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा निकाल लूं। चलो ठीक है, मिल गया, आओ। तो पेज नंबर 226 है और क्वेश्चन नंबर है 6। देखो माई, देखो ऐसा नहीं है कि मैं किताब हाथ में लिया हूं तो कुछ भी लिख दूंगा, मैंने बुक का रेफरेंस भी दिया है कि एमबी पब्लिकेशन का बुक है, अजय कुमार का सारा प्रीवियस कलेक्शन है इस बुक में। पेज नंबर भी मैंने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया, तुम अगर तुम्हारे पास किताब होगा तो अभी भी पलट के देख सकते हो। माई नेम इज राहुल, माई नेम इज राहुल एंड आई एम कमिंग and I am coming from a beautiful state in India. I am coming from a beautiful state in India. देखो ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, समझना और जवाब देना, घबराना नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन है, देखो ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, समझना और इसका जवाब देना, है ना। तुम्हारे ये है ना एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, पेज नंबर 226 और क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया से सोच समझ के जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सब लोग अच्छे से जवाब दे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, देखना, बिल्कुल सही जवाब आने लगा है। ये देखो इस क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं, जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो मुझे दिखता है कि माई नेम इज राहुल, मेरा नाम क्या है, राहुल है, एंड और आई एम कमिंग, माई नेम इज राहुल, मेरा नाम क्या है, राहुल है, एंड आई एम कमिंग, और इसमें एक चीज दिखा क्या, कमिंग फ्रॉम, ये देखो यहाँ पर कमिंग फ्रॉम, और कहाँ दिखा है, गौर से देखो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और यहाँ देखो वर्ड मैंने बताया है कि कम फ्रॉम का प्रयोग अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो इसका बिफोर नहीं होता है। दैट्स वाई अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एम गलत है, यहाँ कमिंग गलत है, ये बदल कर क्या हो जाएगा, कम। तो आपका आंसर हो जाएगा आई कम फ्रॉम ए ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया, मेरा नाम राहुल है और मैं भारत में एक जो सुंदर शहर है उस शहर से संबंध रखता हूं, यानी बिलोंग करता हूं। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना, है ना। अब जब तुम यहां तक सीख गए तो मैं तुम्हें एक और प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। आज मैं आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पर ही चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको एक और प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूं, फटाफट उसका जवाब देना, प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। पेज नंबर भी मैं लिख दे रहा हूं, पेज नंबर 226 और पेज नंबर 226 या फिर 226 से तो मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। ये देखो पेज नंबर 227 पर आ जाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 227 और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई एम हैविंग, क्या लिखा हुआ है, आई एम हैविंग 3
चिल्ड्रेन। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, पेज नंबर भी है, क्वेश्चन नंबर भी है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, और इसी पेज पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर। ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर। ये डी है, ये सी है और देखो ये बी है और ये ए है। तुमको अपने दिमाग से आंसर बताना है, दिमाग लगाकर क्वेश्चन सोचना है और अलग अलग आंसर देना है, लिख करके कि सर 9 का आंसर ये है और 8 का आंसर ये है। ये दोनों ही प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें पेज नंबर बता दिया 227, क्वेश्चन नंबर 9 और 8। ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सोच समझ के जवाब दो, आंसर क्या होगा, हम लोग आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। लिख करके जवाब दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सर मैं 9 नंबर का आंसर बता रहा हूँ और मैं 8 नंबर का आंसर बता रहा हूँ। चलो अब देखो, आप लोग जवाब देना शुरू कर दिए हो, लेकिन अब ध्यान दो, बोर्ड जो चाहता था, बोर्ड अपने काम में सफल हुआ। बोर्ड यही चाहता था कि तुम क्वेश्चन को देखो और घबराहट में, जल्दबाजी में तुम आंसर गलत कर दो। बोर्ड यही चाहता था और बोर्ड अपने अपने उद्देश्य में, अपने अपने है ना टारगेट में कामयाब होता है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन जब तुम देखते हो तो तुम कहते हो कि सर हैव का चौथा रूप नहीं होता है, एम गलत है, हैविंग गलत है, सर यहाँ हैव कर दीजिए, इसका आंसर बी। बिल्कुल 9 का आंसर बी इज अ राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान 8 नंबर क्वेश्चन पे जाता है, तुम कहोगे यार ये तो मेरे से बन जाएगा भाई, इसमें कुछ नहीं है। यहां भी देखो हैव का चौथा रूप नहीं होता है। ठीक है, गौर से देखो क्वेश्चन को, हैव का चौथा रूप नहीं होता है, लेकिन साथ में यहां इज लगा हुआ है, यानी हैव किस में है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखो यहां पे सुधारना था, तो हमने एम हैविंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव का चौथा रूप नहीं होता है, तो हमने एम को हटाया, हैविंग को हटाया और प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा, सब्जेक्ट प्लस V1। उसी तरह से तुम अगर यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैविंग है तो ये गलत है, तो यहां इज भी तो गलत है। जब सुधारोगे और हैविंग का चौथा रूप कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, तो तुम हैविंग को भी गलत करोगे, इज को भी गलत करोगे, और इन दोनों को सुधार करके तुम इसके जगह पे क्या लिखोगे, ही लिखोगे। और ही के साथ जाहिर सी बात है हैव तो आता नहीं है, हैज आता है, और तब लिखोगे कि ही हैज मेनी फ्रेंड्स हेयर, ये तुम लिखोगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसके लिए तुमको बी ऑप्शन में भी, ए ऑप्शन में भी सुधार करना होगा और बी ऑप्शन में भी सुधार करना होगा। बोलो भाई, अगर ए और बी दोनों में सुधार करने की नौबत आ जाए तो बोलो ए और बी दोनों कैसे टिक लगाएंगे। ऐसे कंडीशन में तुमको याद होगा, मैंने तुम्हें डे 1 पहला दिन, मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन पढ़ाया था कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में यदि सुधार करना हो तो हम किसी में सुधार नहीं करेंगे, सीधे आंसर क्या मारेंगे, नो एरर मारेंगे। जल्दी बोलो, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है ना? मेरे को लगता है समझ में आ गई है। फिर से मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लो प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूं, एक और प्रीवियस क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मुझे बताना कि सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन लिया, पेज नंबर 227, क्वेश्चन नंबर 11। आई नो ही इज having a lot of books. He is having a lot of books on how to improve. On how to improve क्या है, English. On how to improve English। मान लो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है, ये डी है और ये तुम्हारा ई है। मान लो एक क्वेश्चन तुम ये बना रहे हो, 11 नंबर लिख करके आंसर बताना, ऐसे नहीं बताना, सिर्फ आंसर ऐसे नहीं बताना, 11 नंबर लिख करके आंसर बताना। और मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं,
दोनों का आंसर मुझे चाहिए। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे उसका भी आंसर आप बताओ। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मुझे आप उसका भी आंसर बताओ। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। एक और क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन ये है कि आई एम, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन मैंने 4 नंबर क्वेश्चन ले लिया। आई एम हैविंग, आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स। आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स। ये देखो डी ऑप्शन है ना, ये देखो ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और ये देखो सी ऑप्शन है, और ये नो एरर है। मुझे आप सोच समझ करके आंसर दो, अलग अलग आंसर लिखना कि सर 11 का आंसर ये है और 4 का आंसर ये है। ठीक है, 11 का आंसर ये है और सर 4 का आंसर ये है, मुझे अलग अलग आंसर दो, घबराकर जवाब नहीं दो। 12 नंबर कोई क्वेश्चन नहीं है रहमत अली, आपके पास 2 ही क्वेश्चन है, गौर से तुम देख लो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है ना। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 4 नंबर और एक क्वेश्चन है 11 नंबर, यही 2 क्वेश्चन है। अगर एक साथ दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ तुमने दोनों ही समझा है और तुम समझकर सही जवाब दे रहे हो। चलो सारे बच्चे तो जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो अब तुम समझ चुके हो कि सर हैव का चौथा रूप नहीं होता है, इसलिए आंसर बी, यहाँ से इज गलत, हैव गलत, आंसर क्या हो गया, हैज। और सर इसको सुधारेंगे तो यहाँ भी हैव का चौथा रूप नहीं होता है, यहाँ एम गलत हो गया, यहाँ सर हैविंग गलत हो गया, दोनों खाने में सुधार नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई आंसर क्या हो गया, नो एरर हो गया। चलो बिल्कुल सही है। एक लास्ट वन मोर क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, फिर मैं अगले रूल पर आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे इसका जवाब देकर बताओ, मुझे एक और क्वेश्चन जानना है कि आप इसका जवाब क्या देते हो। एक और क्वेश्चन मैं लिखना चाहूंगा, ओह ये क्या हो गया, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लिखना चाहूंगा, पेज नंबर 228। एक और क्वेश्चन मुझे लिखना है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि आई एम आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग someone, I am hearing someone at the door। ये देखो, ये तुम्हारा यहाँ नो एरर है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। जल्दी से मुझे बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखो ये क्वेश्चन का मैं नंबर लिख दे रहा हूं, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ही एडमिट्स, ठीक है, ही एडमिट्स दैट he is not following, he is not following the इंस्ट्रक्शंस। एक नो एरर हो गया, ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। और वन मोर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। माधुरी, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग, ए लार्ज फैन फॉलोइंग, और ये है नो एरर, ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। चलो ये रूल अब यहाँ क्लियर हो गया। फटाक से आंसर मुझे चाहिए, एक साथ आंसर देना, 9 नंबर का, 10 नंबर का और 7 नंबर का, तीनों का आंसर एक साथ लिख कर दे दो, बस हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।
ठीक है, 9 का ए, 10 का बी और 7 का ए। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है। सर 9 का ए होगा, हियर का चौथा रूप नहीं होता है, यहाँ आप हियर लिख दीजिए। ठीक है, फॉलो का चौथा रूप नहीं होता है, आंसर बी मार दीजिए, और हैव का चौथा रूप नहीं होता है, आंसर ए मार दीजिए। देखो यहाँ पर भी फॉलोइंग है, ये वाले पर हम लोग उंगली इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये फॉलोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं है। ये फैन फॉलोइंग एक तरह से जीरन पार्टिसिपल आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ए लार्ज फैन फॉलोइंग, इसका मतलब होता है चाहने वाले, चाहने वाले लोग। तो ये फॉलोइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं है, लेकिन यहाँ देखो इज नॉट फॉलोइंग, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में, दैट्स व्हाई आंसर बी है। यहाँ हैविंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसलिए आंसर ए है, और यहाँ पर आंसर क्या है, ए है। चलो, तो ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अगले रूल पर। चलो ये छोड़ो, चलो नेक्स्ट आओ, अगला रूल ध्यान से सुनो। ये सब जब सीख गए तो अब हमें एक और चीज सीखनी है, और आज का रूल ये है कि मैं जैसे समझाना चाह रहा हूं कि एक रूल होता है, समझो बात को, एक रूल होता है कि कंडीशन, बात समझो, ये एक रूल है, मैं लिखकर समझा रहा हूं कि कंडीशन, ओहो ये क्या हो गया, एक रूल होता है कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त। कंडीशन को दर्शाने के लिए भी, कंडीशन को दर्शाने के लिए, है ना, नीचे कुछ शब्द, नीचे कुछ, है ना, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन दिए गए हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में हो तो हो तो हो तो उस कंजंक्शन के ठीक बाद सिर्फ और सिर्फ, समझो, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, न कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, न कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब ये रूल तो मैंने समझा दिया, लेकिन ये समझ में तब आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से समझो, हिंदी सुन लो पहले से। कंडीशन यानी शर्त को दर्शाने के लिए नीचे कुछ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन दिए गए हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में हो तो उस कंजंक्शन के ठीक बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस अप्लाई होता है, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, न कि फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये कंजंक्शन कौन कौन से हैं, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं हिंदी, इफ। इफ का मतलब क्या होता है, अगर। व्हेन, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। ठीक है, एज लॉन्ग एज का हिंदी क्या होता है, जब तक। तो लॉन्ग एज का हिंदी क्या होता है, जब तक। ठीक है, अब आओ, अनटिल, अनलेस और टिल, इन तीनों की हिंदी होती है जब तक नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ एज सुन एज, इसका मतलब होता है ज्यों ही, और एक है एज फार एज, इसका मतलब होता है जहां तक। ठीक है, गौर से देखो, मैंने जो वर्ड लिखे हैं, इफ है, व्हेन है, एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज है, अनटिल है, अनलेस है, टिल है, एज सुन एज है, और एज फार एज है। ध्यान समझो,
तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वर्ड्स ऐसा नहीं कि मैंने आज लिख दिया तो ये टॉपिक अब आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। देखो आज मैं सिर्फ इसका एक ही चेहरा दिखा रहा हूं और वो है कंडीशन वाला। लेकिन इसी टाइम एंड टेंस में मैंने तुमसे डे 1 कहा था कि टाइम एंड टेंस एक ऐसा टॉपिक होता है जो बच्चे पढ़ लें तो 30% उसकी इंग्लिश कवर हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एक एक करके इफ क्या है, व्हेन क्या है, एज लॉन्ग एज क्या है, सो लॉन्ग एज क्या है, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें ये जानना है कि ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं ये सारे के सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और अगर ये वाक्य में आते हैं तो इसके बाद मतलब इस तरफ, इसके बाद कभी भी अगर टेंस यूज होगा तो कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। एग्जाम में क्या दिया रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया रहेगा, जो कि सीधा गलत है। अब इस बात को समझाने के लिए हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, गौर से समझो। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, मान लो ये क्वेश्चन है। अब गौर से देखो, इसमें दो वाक्य हैं। एक वाक्य ये है कि तुम मेहनत करोगे और एक वाक्य ये है तुम्हें नौकरी मिलेगी। इन दोनों ही सेंटेंसेस को गौर से देखोगे तो देखो इसमें गागेगी आया है और इसमें भी गागेगी आया है। कोई भी लड़का यही सोचेगा कि गागेगी है मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, गागेगी वाक्य के अंत में है मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कोई इसको अगर ट्रांसलेट करेगा तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा कि यू विल, मेहनत करोगे, मेहनत करोगे का अंग्रेजी सिंपल हो गया वर्क हार्ड, यू विल वर्क हार्ड। तो के लिए हमने एक कॉमा दे दिया, तुम्हें नौकरी मिलेगी, यू विल गेट ए जॉब, ये हमारा लिख दिया गया। अब अगर की अंग्रेजी क्या हुई, अगर की अंग्रेजी इफ लिख दी गई। इस तरह से हम लोगों ने वाक्य बना लिया। लेकिन ध्यान देना यह है कि एक रूल आता है कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस देखो आज से ठीक 3 दिन बाद मैं शुरू करूंगा, इमेजिनेशन टॉपिक में मिलता है पढ़ने को। एक रूल आता है कि अगर दो अलग अलग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक साथ हो तो जो काम पहले होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और जो काम बाद में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, जो काम पहले होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और जो बाद में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। कब, अगर दो अलग अलग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक साथ हो तब। देखो यहां पर एक फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहां भी एक फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये दोनों क्या है, एक साथ है। तो यहां तुमको ध्यान देना है कि कौन काम पहले होगा। तो अगर तुम ध्यान से सोचोगे, समझोगे, तो तुमको समझ में आएगा कि ये वाला जो काम है ना, ये वाला जो काम है यू विल वर्क हार्ड, ये पहले होगा और ये वाला काम बाद में होगा। तो जो काम पहले होगा उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बल्कि किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए यहां से विल वर्क बदलकर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, वर्क। ये मैंने रूल समझाया। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करने का फॉर्मूला समझाता हूं। देखो ये जितने वर्ड्स देख रहे हो ना, इनमें से अगर किसी भी वर्ड्स का तुम यूज करोगे
तो ये जिस सेंटेंस के पहले आएंगे उस सेंटेंस को सबसे पहले होने के लिए प्रेशराइज करेंगे। मतलब अगर तुम कभी भी इसमें से कोई भी सेंटेंस पर अगर वाक्य बनाओगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि ये वाला वर्ड अगर यूज होता है किसी भी सेंटेंस के पहले तो वो सेंटेंस पहले होगा। जैसे मान लो मैं इसमें से एक सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं एज लॉन्ग एज, जब तक। अब जब तक पे मैं एक वाक्य बना रहा हूं कि जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जब तक तुम अंग्रेजी बोलोगे तुम यहां नौकरी करोगे, जब तक तुम खाना पकाओगे हम लोग तुम्हारे यहां रुकेंगे। तो यहां साफ पता चल रहा है कि जब तक तुम खाना पकाओगे हम लोग यहां रुकेंगे, यानी काम पहले कौन होगा, तो पहले तुम पकाओगे तब हम लोग रुकेंगे, यानी सबसे पहले काम पकाने का होगा, बाद में कौन सा काम होगा, रुकने का होगा। यानी ये चीज समझ में आ गया कि ये जितने वर्ड्स हैं इनके ठीक बाद अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखे तो वो ऑटोमेटिक कब होगा, पहले होगा। जैसे मान लो हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं कि when you will give money, when you will give money I shall do your work। अब देखो यहां पर साफ पता चल रहा है कि दो फ्यूचर इंडेफिनिट एक साथ है, कौन काम पहले होगा, पहले मैं तुम्हारा काम करूंगा या तुम मुझे पैसा दोगे। तो साफ पता चल रहा है कि जब तुम पैसा दोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो कौन काम पहले होगा, पैसा देने का, इसलिए ये वाला सेंटेंस पहले होगा, इसलिए ये किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसको बिना हिंदी किए अगर डायरेक्ट हिट करना है तो सिंपल तरीका है कि ये जितने वर्ड्स यहां लिखे गए हैं ये सारे वर्ड्स के ठीक बाद, मतलब यहां पर ये जितने वर्ड्स है, देखो इफ है, व्हेन है, एज लॉन्ग है, ये जितने वर्ड है इनके ठीक बाद अगर तुमको कहीं भी अगर विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 दिखता है तो ये सीधा गलत है। इसके जगह पे सीधा तुमको क्या यूज करना है, V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये चीज समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, सिंपल समझना। जैसे क्वेश्चन है कि व्हेन शी विल appear in the exams, when she will appear in the exams she will pass। देखो साफ पता चल रहा है, ये क्वेश्चन आ गया, सी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो यहां क्या दिखा है, व्हेन के बाद वाले वाक्य में क्या लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका मतलब व्हेन के बाद वाला वाक्य, यहां रूल साफ दिख रहा है कि ये जितने वर्ड्स हैं इनके बाद अगर कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो गलत है, उसे बदलकर क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये हमारा सीधा व्हेन है। इसका मतलब व्हेन के बाद वाला वाक्य हमेशा कब होगा, पहले होगा, पहले होगा। दैट्स वाई आंसर क्या हो गया, बी हो गया। विल हट गया। अपीयर का प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर लिखेंगे तो शी को ध्यान में रखकर अपीयर्स। इस क्वेश्चन को हो सकता है कि घुमा कर लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए कि शी विल पास द एग्जाम्स व्हेन शी विल अपीयर, व्हेन शी विल अपीयर, शी विल पास द एग्जाम्स, वह परीक्षा पास करेगी जब वो परीक्षा में बैठेगी। मान लो ये क्वेश्चन है, ये सी है, गौर से देखो, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है। अब मान लो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर तुमको कुछ नहीं करना है, फिर देखना है कि यहाँ क्या आया है, व्हेन आया है। अब यहाँ भी क्या आया है, व्हेन आया है। तो व्हेन के बाद वाले वाक्य को गौर से देखोगे तो यहाँ पर क्या मिला, फ्यूचर इंडेफिनिट काट के क्या किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ भी व्हेन के पहले नहीं देखना है, व्हेन के कहाँ देखना है, बाद, क्योंकि व्हेन के बाद वाला वाक्य हमेशा क्या होगा, पहले होगा, हमेशा पहले होगा। तो जब ये पहले होगा तो यहाँ विल अपीयर गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा अपीयर्स। सीधे आंसर क्या हो गया, सी। अब इसी तरह से आपको मैं क्वेश्चन प्रीवियस पूछूंगा और पूछने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो वर्ड्स मैंने बताया क्या ये क्लियर है या नहीं है। क्या आप क्वेश्चन बनाने के लिए प्रीवियस तैयार हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फटाफट मुझे बताइए कि क्या ये क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बोलिए।
अगर क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी बोलो, क्लियर है? क्लियर है? खुशी बोल रही क्लियर है, वी आर रेडी। चलो ठीक है, आओ हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्या हो गया? चलो ठीक है, आओ हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है? तो ये तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन निकाल, चलो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, जैसे मान लो 5 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन जब हम लोग को मिला तो सबसे पहले हमको देखना है कि कौन ऐसी चीज हमारी पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा हुआ है भाई? तो हमको दिखा कि यहाँ क्या पढ़ा हुआ है, इफ पढ़ा हुआ है। नियम याद आया कि इफ के बाद जो वाक्य होगा वो हमेशा क्या होगा, पहले होता है। ये काम, इफ के बाद वाला काम हमेशा कब होता है, पहले होता है। और जब दो फ्यूचर इंडेफिनिट, देखो यहाँ भी विल लगा है, यहाँ भी विल लगा है, दो फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसका मतलब ये वाला काम और ये वाला काम दोनों की बात करें तो इफ के बाद वाला काम हमेशा पहले होगा। तो जब पहले होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, ए। मेरी बात समझ में आ गई? अब आप मुझे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बना के दिखाओ जल्दी से। 6 नंबर क्वेश्चन रिप्लाई करो, 6 का आंसर क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन लिख करके जवाब दो ना कि सर 6 नंबर का मैं आंसर बता रहा हूँ, 6 का आंसर ये होगा, ऐसा लिख करके जवाब दो। 6 नंबर का आंसर ये होगा, जल्दी से। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलो जवाब तो आ गया, बच्चों ने जवाब दे दिया है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है कि सर यहाँ इफ लगा है, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन, सही है। चलो हम आगे ट्राई करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास तुमने, चलो तुम्हें ये बनाना है, मुझे अब आंसर आराम से बनाओ। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर। 9 नंबर अभी नहीं बनाना है, 9 नंबर हटा दो, 9 अभी नहीं बनाना, 9 छोड़ दो। सिर्फ 7 और 8 का जवाब बताओ, 7 नंबर और 8 नंबर, 7 और 8 ये क्वेश्चन का जवाब बताओ। 7 का आंसर क्या होगा और 8 का आंसर क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करो। बन गया? 7 और 8, ठीक है, बिल्कुल सही है कि सर इफ लगा है इसलिए इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, आंसर ए। और यहाँ एज सुन एज है, एज सुन एज के बाद वाला काम हमेशा पहले होगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, आंसर डी सही जवाब है। अच्छा है, चलो मैं तुमसे एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, इसके बाद फिर होमवर्क में ये चीज़ डाल दी जाएगी, अपना होमवर्क है बनाना। 10 नंबर क्वेश्चन बनाओ, 11 नंबर क्वेश्चन बनाओ और 12 नंबर क्वेश्चन बनाओ। 10, 11 और 12 ये 3 क्वेश्चन बना लो, इसके बाद ये सब होमवर्क हो जाएगा, अपना घर पे बनाना। कल मैं चेक करूंगा सर, अगर पास्ट में हो तो कैसे? पास्ट वाला मैं अभी नहीं बताऊंगा बाबू, 4 दिन बाद। आज से चौथा दिन मैं तुम्हें एक टॉपिक शुरू करूंगा, इमेजिनेशन, ठीक है? उसी में तुमको पढ़ना है कंडीशनल सेंटेंस, वहां मिलेगा पास्ट, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाओ, अभी प्रेजेंट वाला पढ़ लो, ठीक है? चौथे दिन, अभी टाइम है,
चौथे दिन, आज से चौथे दिन, आज के बाद 3 या 4 दिन लगेगा। इमेजिनेशन जब शुरू करेंगे तो उसमें पास्ट आएगा। फटाफट बनाओ। 10, 11 और 12। 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। चलो ठीक है। ठीक है, देखो थोड़ा सा तुमने 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही बनाया कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा सर, इफ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 11 नंबर का भी आंसर तुमने सही दिया कि एज सुन एज है सर, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, आंसर सी हो गया। लेकिन ये वाले में तुम फंस गए, देखो इफ है। अब यहाँ सोच रहे होगे कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ओहो, बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या होगा। चलो, बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। ये वाला जरा सा आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला देखो, यहाँ इफ लगा है, इफ के बाद ये क्लियर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। तो इफ के बाद अगर तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हो तो स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। अगर तुम बी की बात करो, देखो मैं इसी पे लिख रहा हूँ, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और ये V5 है। बी जैसे कि प्ले मतलब क्या होता है, प्ले मतलब होता है खेलना, उसी तरह से बी का मतलब देखो होता है होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। तो बी का अगर V2 बात करोगे तो बी का V2 होता है वाजवर, ठीक है। बी का V2 क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। देखो बी का V2 साफ पे ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान लो मैं यहां पर V1 लिखता हूं, V2 लिखता हूं, V3 लिखता हूं, V4 लिखता हूं और V5 लिखता हूं। तो जैसे प्ले मतलब खेलना होता है, वैसे बी का मतलब होता है, बी मतलब होता है होना। होना कह लो या कह लो बनना। बी का जो V2 होता है वो वाज या वर होता है। बी का V3 जो होता है वो बिन होता है, बिन। समझो बात को, बी का V3 क्या होता है, बिन होता है। बी का V4 जो होता है वो BEING बीइंग होता है, और बी का V5 जो होता है वो इज एम आर होता है। अब मान लो सेंटेंस में लिखा हुआ है इफ वी बी केयरफुल, मान लो ये लिखा हुआ है और इसी को सुधारना है तुम्हारे क्वेश्चन में। तो बी का मतलब अब देखना यह है कि अगर तुम बी लिखते हो तो तुम्हें वी के साथ बी के बदले क्या आएगा वो देखना है। क्योंकि बी अगर लिखते हो तो बी का मतलब एक तरह से इज भी हो गया, बी का मतलब एक तरह से एम भी हो गया, बी का मतलब आर भी हो गया, बी का मतलब वाज भी हो गया और बी का मतलब वर भी हो गया। इतने के बदले हम लोग बी लिखते हैं। तो इसका मतलब अब वी के साथ बी तो नहीं लिख सकते हैं ना। वी के साथ बी के लिए जो आएगा, बी का मतलब इतना सारा होता है, देखो ये सब बी है, इस सब को बी ही कहेंगे। तो देखना ये कि वी के साथ बी को ध्यान में रखते हुए क्या आएगा। तो वी के साथ इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहे हैं तो वाज वर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आर आएगा। इसका मतलब हो गया कि इफ वी आर केयरफुल, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। गौर से देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो यहाँ इफ लगा है, यहाँ बी है, यहाँ केयरफुल है।
तो इफ के साथ बी का मतलब इज एम आर वाज वर सब हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को ध्यान में रखकर चलेंगे तो बी के जगह पर क्या लेंगे, इज नहीं लेंगे, एम नहीं लेंगे, वाज नहीं लेंगे, वर, आंसर क्या हो गया, आर केयरफुल, आंसर बी हो गया। बोला जाए क्या ये समझ में आया कि नहीं समझ में आएगा? चलो समझ में आ गया सभी लोग को। एक और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जरा ये बता दो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे बनाकर दिखा दो। 56 है, 57 है, 58 है, 59 है और क्या है 60 है। 56, 57, 58, 59 और 60। फटाफट मुझे आंसर बताओ। 56, 57, 58, 59 और 60 क्या होगा आंसर? मगर सर जी अभी अभी आपने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अरे इज एम आर के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखोगे तब ना इज एम आर लगाओगे। केयरफुल में क्यों आईएनजी लगाओगे बाबू? केयरफुल तो एडजेक्टिव है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं ना। केयरफुल में क्यों आईएनजी लगाओगे? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जब हमने लिखा कि आई एम, वर्ब लिखेंगे तब ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगाओगे। रीडिंग, रीडिंग क्या हुआ? रीडिंग हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, अब मान लो मैंने लिख दिया आई एम केयरफुल, तो केयरफुल तो खुद ही एडजेक्टिव है। तो जब ये इसमें आईएनजी लगा करके एडजेक्टिव बनाए, और जब ये खुद एडजेक्टिव है तो इसमें काहे आईएनजी लगाएंगे? अब तुमको लिखना है मैं ईमानदार हूं, तो क्या लिखोगे? आई एम ऑनेस्टिंग कि आई एम ऑनेस्ट लिखोगे? काहे कि ऑनेस्ट खुद एडजेक्टिव है। हम लोग जब लिखते हैं आई एम प्लेइंग, तब प्लेइंग वर्ब का चौथा रूप है। चौथा रूप का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव। वर्ब का चौथा रूप में आईएनजी लगाकर एडजेक्टिव बनाया। जब ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, केयरफुल एडजेक्टिव है, तो क्यों हम आईएनजी लगाएंगे? केयरफुल में कोई आईएनजी नहीं लगेगा। चलो क्वेश्चन का आंसर फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से सब क्वेश्चन अलग लिख करके जवाब दीजिएगा। कि 56 का सर आंसर ये होगा, 57 का आंसर ये होगा, सर 58 का आंसर ये होगा, 59 का आंसर ये होगा और सर 60 का आंसर ये होगा। इतना बता दो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और इसी का कंसेप्ट समझाएंगे, ठीक है, ताकि ये इतना क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं होमवर्क आपको दे दूंगा, घर पे बना लेना, फिर मैं आगे नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। जल्दी से आंसर दे दो, एक साथ देना। 56 का आंसर, 57 का, देखो 56 अभी मत बनाओ, 56 छोड़ दो, ये अगला रूल है, इसको मैं पढ़ाऊंगा तो बनाना। ये अभी ये बनाओ 57, 58, 59 और 60, ये बना लो। क्या 56 बना सकते हो? बनाओ बनाओ, 56 तो बन जाएगा, ये तो पढ़ा हुआ है। ठीक है बनाओ, 56, 57, 58, 59 और 60 ये बनाइए। 56, 57, 58, 59 और 60। छप्पन, 57, 58, 59 और 60। जल्दी से जवाब दीजिए। 56, 57, 58, 59 और 60। रहमत अली पूछ रहे हैं कि मगर सर कोर्स में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कोर्स में डिस्काउंट बाबू, ये वाला बैच खुद डिस्काउंट में है। अगला बैच का फीस हो जाएगा मेरा 1899। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि आ, बहुत जल्दी ये 1899 हो जाएगा। ये तो मैं अभी नया नया मैंने लाइव सेशन शुरू किया है, तो एक तरह से मैं ऑफर में ये बैच 999 में दे रहा हूँ। मेरी फीस ऑफलाइन पढ़ोगे तो 7200 रुपये है। मैं बाकी टीचरों के जैसा यहाँ इंग्लिश मिलने वाला नहीं है आपको। मैंने क्या बोला, इंडियाज़ का सबसे बेस्ट कोर्स कर रहे हो तुम, पढ़ लो, पढ़ने के बाद जाकर जहाँ मिलाना होगा किसी भी ऑनलाइन टीचर से, चाहे वो दिल्ली के हों या इलाहाबाद के हों, कहीं भी जाकर मिला लेना। ये अभी तुमको 999 में मिल रहा है, और हो सकता है कि कल को इसी फीस की इसी कोर्स का मैं फीस बढ़ा दूं,
ये तो अभी मैं ऑफर में दिया हुआ हूँ 999, ये ऑफर ही है। हो सकता है कि आने वाले 10 दिनों में इसी बैच की फीस बढ़ जाए 1899, है ना। अगर आपका एडमिशन नहीं है तो एडमिशन ले लीजिए, ऑफर में ही एडमिशन 999 चल रहा है। हो सकता है कि आप अभी चूक गए और 10 दिन तक आपने 7 दिन 8 दिन डेमो किया, उसके बाद आप एडमिशन नहीं लिए, तो हो सकता है इसी बैच का फीस आप जब परचेस करेंगे तो सेम बैच का फीस 1899 हो जाएगा, क्योंकि आप हमारी पढ़ाई और दूसरे जगह की पढ़ाई मिला सकते हैं, आपको आंसर अंतर समझ में आ जाएगा। चलिए, क्योंकि हम लोग यहाँ आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, आपके साथ, है ना, कमिटमेंट है कि 4 से 5 महीने में आपकी इंग्लिश 20 से ऊपर सही होने लगेगी। चलिए, ये आंसर सब लोग दे दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने आंसर दे दिया, ठीक है। देखो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ही विल टेल यू, ही विल टेल यू, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन। अब व्हेन के बाद क्या आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सीधे आंसर गलत, फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। व्हेन के साथ क्या आया? फ्यूचर इंडेफिनिट, ये गलत, सीधे क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आंसर क्या हो गया? ये वी शैल वेट टिल। देखो उसमें लिखा हुआ था 3 वर्ड मैंने लिखा था, अनटिल लिखा था, अनलेस लिखा था, और क्या लिखा था? टिल। इसके बाद क्या आया? फ्यूचर इंडेफिनिट, गलत है, सीधे क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आंसर क्या हो गया? सी। आई विल गो आउट व्हेन, व्हेन के बाद क्या आया? फ्यूचर इंडेफिनिट। आंसर क्या होगा? कम। सीधे आंसर क्या हो गया? सी। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनटिल द गार्ड, अनटिल के बाद क्या आया? फ्यूचर इंडेफिनिट, गलत है, क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। गार्ड एक है इसलिए ब्लूज। आंसर सी। तो यहाँ पर सारे आंसर्स क्लियर हैं। अब देखो, जब तुम पीडीएफ मिलेगा ना सर, मिल जाएगा, मैं रहमत अली बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाबू जिस दिन तुम एडमिशन ले लोगे तो वीडियोस के ऊपर ही तुमको पीडीएफ्स, रिकॉर्डेड वीडियो सब दिखने लगेंगे। तुमने एडमिशन नहीं लिया है इसलिए तुमको फ्री स्टडी मटेरियल ऊपर में, उसमें जाकर के तुम्हें देखना होगा, ठीक है। वैसे भी तुम 1 से 2 दिन में एडमिशन नहीं लोगे तो तुम्हें क्लास भी नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सारी चीजें हो गई। मुझे 1-2 क्वेश्चन और आपसे उम्मीद है कि आप बना लोगे, बना लो, उसके बाद फिर हम लोग सेशन को एक एक और रूल के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो ना, 51, 52, 53, 54 और 55, थोड़ा सा ट्राई करो, है ना। जब कोर्स लेंगे तो एडमिशन रसीद कहाँ से लेंगे? उसी में है, पेमेंट के ऑप्शन में जाकर देख लेना। पेमेंट के ऑप्शन में जाओगे तो वहां से रसीद मिल जाएगा। पेमेंट के ऑप्शन में जाना होगा तुमको, ऐप में किनारे में होगा, डैशबोर्ड के बगल में होता है, थ्री एरो होते हैं इस तरह से, उस पर क्लिक करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहां से रसीद डाउनलोड कर लेना, वहीं से रसीद डाउनलोड होता है। आई बिलीव दैट, ये देखो ये क्वेश्चन है 51, 52, 53, 54 और 55, जल्दी से बनाइए, फटाफट आंसर दीजिए। 51, 52, 53, 54, 55। चलो ठीक, सवाल का जवाब आपने दे दिया। देखो यहाँ पर क्या है? वेन है, वेन के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट है, गलत है, सी ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। एज सुन एज है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, गलत है, आंसर ए होगा, ठीक है। यहाँ देखो वेन है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, गलत है, ए ऑप्शन होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अनलेस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, गलत है, सीधे आंसर क्या होगा? बी होगा। ये सब वर्ड्स के बाद कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता है। जितने वर्ड्स मैंने आपको जो 9-10 वर्ड लिखवाए हैं, ये सारे वर्ड्स के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता है, क्योंकि ये काम सबसे पहले होगा, इसलिए इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते। देखो वेन है, वेन के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट है, गलत है, सीधे आंसर क्या होगा? कम्स, आंसर सी। चलो इतना जब सीख गए तो मैं तुम्हें अब एक और लास्ट रूल समझाता हूं इसी क्वेश्चन का, ध्यान से देखना, है ना। अब देखो बोर्ड देखा क्या कि लड़का ये सब क्वेश्चन, देखो बोर्ड ने देखा क्या कि लड़का ये सारा क्वेश्चंस बनाने लगा है, ये सब क्वेश्चन लड़का क्या कर रहा है? बना ले रहा है। तो क्या पूछे, कैसे पूछे कि उस लड़के से क्या हो? गलत हो जाए, कैसे पूछे कि गलत हो? तो देखो बोर्ड क्या करेगा, तुम्हारे सामने एक एक इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, समझो ये लास्ट रूल है। इसके साथ फिर मैं सारा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तुम उसको क्या करना? बना लेना, घर पर होमवर्क बनाना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड, देखो ऐसे, ही विल मीट मी व्हेन ही विल कम बैक। देखो एक ये क्वेश्चन आ गया, ही विल मीट मी व्हेन ही विल कम बैक। अब देखो यहां पर
ये मैंने अंडरलाइन किया। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या ये अंडरलाइन किया वो पार्ट सही है गलत है, तो तुम कहोगे सर ये हमारा जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सही है। ये हमारा जो अंडरलाइन किया वो पार्ट है ये गलत है, क्योंकि सर वेन के बाद यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट, और वेन के बाद कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता है। हमेशा क्या आता है, हमेशा क्या आता है, हमेशा आता है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेन के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आता है सर, क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तुम बोलोगे। ठीक है, अब मैं यहां से इसको समझाने के लिए मैं ऑप्शंस देता हूं। जैसे मान लो एक ऑप्शन तुमको मिला कि वेन ही, ओहो, एक ऑप्शन मिला वेन ही कम बैक। मान लो वेन ही क्या है, कम बैक। बी में लिखा हुआ है वेन ही इज कम बैक। देखो ये बी ऑप्शन है, ठीक है, वेन ही इज कम बैक। सी में लिखा हुआ है वेन ही केम बैक। देखो वेन ही केम बैक। डी में लिखा हुआ है ऑन कमिंग बैक। समझो ये बोर्ड का अगला रणनीति होगा तुमको फंसाने का। और ई में लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट। क्या लिखा हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट। देखो इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब तुम जैसे ही ये क्वेश्चन देखोगे कहोगे अरे ये तो मेरे से बन जाएगा, इसमें क्या है, ये तो पढ़ा हुआ है। देखिए इधर वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है और इधर वेन है और वेन के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसका मतलब वेन के बाद वाला काम पहले होगा, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे ही, और ही के साथ क्या लिखोगे, कम्स, और कम्स के साथ क्या लिखोगे, बैक। क्योंकि तुमको मालूम है ही शी इट कोई एक नाम के साथ वर्ब का क्या लगाते हैं, पांचवा रूप। अब तुम यहां पर देखोगे तो यहां पर कम्स नहीं कम लिखा हुआ है, यहां देखो इज कम लिखा हुआ है, यहां केम लिखा हुआ है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन तुम सोचोगे कि लगता है गलती में जल्दबाजी में सर कम लिख दिए, इसका आंसर है। या फिर इस बात को सोचने में कि भाई हमें चाहिए कम्स, यहाँ पे कम है, यहाँ पे इज कम है, यहाँ केम है, यहाँ ऑन कमिंग बैक है, यहाँ नो इंप्रूवमेंट है। इस बात को सोचने में अगर तुमने अपना 2 मिनट भी लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम 1 मिनट भी सोचने में लगा देते हो इस क्वेश्चन को, सिंपल समझो 1 मिनट, तो 1 मिनट में हम लोग 4 क्वेश्चन बनाते हैं, ये हमारा एवरेज है। अब अगर सोचो इस तरह के एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन आ गए तो तुम 5 क्वेश्चन आ गए, यानी तुमने 5 मिनट यूज किया सोचने में। 5 मिनट का मतलब हुआ कि 5 चौके 20, तुमको 5 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाना था और तुम 20 क्वेश्चन बनाने का समय क्या कर चुके हो, खो चुके हो। अब यही होगा कि या तो ये 20 क्वेश्चन का नुकसान तुमको रीजनिंग में उठाना पड़ेगा, या तो ये 20 क्वेश्चन का नुकसान तुमको इंग्लिश में उठाना पड़ेगा, या तो तुमको मैथ्स में उठाना पड़ेगा, या तुमको जीएस या जीके में उठाना पड़ेगा। लेकिन ये तुमको उठाना पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। और लास्ट में क्या होगा कि क्वेश्चन रह जाएगा और समय समाप्त हो जाएगा। ये बोर्ड का अपना एक प्लान होता है लड़कों को फंसाने का कि क्वेश्चन सोचने में ही उसका समय चला जाए। तो देखो ध्यान रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहां पर एक रूल काम करता है। देखो रूल समझो, रूल ये होता है कि ये रूल सिर्फ वेन के लिए। अगर तुम बोलोगे कि सर क्या ये रूल ये सारे वर्ड्स के लिए है, ये सर जितना वर्ड्स आप लिखवाए हैं, ये सर आप ये सर आप 1 मिनट, ये सर आप जितना वर्ड्स लिखवाए हैं, मान लो तुम बोलोगे ना, मैं देख ले रहा हूं, हाँ तुम बोलोगे कि सर ये आपने जो ये सर आपने जितना वर्ड्स यहाँ लिखवाया है क्या ये रूल सबके लिए है, नहीं, ये रूल सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर किसके लिए है, वेन के लिए। किसके लिए है, वेन के लिए है। तो वेन के लिए ये रूल है। ये रूल अब समझ में आ गया। और अब हम लोग अपने रूल पर आ जा रहे हैं, अपने क्वेश्चन पर आ जा रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन यहाँ है, ये हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ गए। तो ये रूल सिर्फ वेन के लिए है। वेन के बाद क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब देखो ये हुआ V1 ऑब्लिक V5 प्लस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये हुआ। देखो ये होता है इतना बराबर, बात समझो, वेन प्लस V1 ऑब्लिक वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट बराबर, अगर तुम चाहते हो तो लिख सकते हो ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
ऑन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट कहो या व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5 प्लस ऑब्जेक्ट कहो, दोनों क्या है, इक्वल है। और ये बात अगर नहीं मालूम रहेगा तो हम यही सोचेंगे कि वेन के साथ हमको क्या चाहिए, कम्स चाहिए, और कम्स के चक्कर में हम परेशान रहेंगे और कम्स हम लोग को मिलेगा नहीं। तो बताओ, ऑन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट लिखो या वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5 लिखो, दोनों इक्वल है। अब बोलोगे क्या सर ये अंटिल के साथ भी है, क्या ये एज लॉन्ग एज के साथ है, क्या ये इफ के साथ है, क्या ये सर एज सुन एज के साथ है? नहीं, ये सिर्फ यूज होता है वेन के साथ। वैसे तुमको मैंने ये एक स्ट्रक्चर पर बताया, आगे चलकर जब तुम एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम होगा पार्टिसिपल, क्या नाम होगा, पार्टिसिपल। मैंने तुम्हें सिलेबस प्रोवाइड किया है, सिलेबस में जाकर देखोगे तो जीरंड है, इन्फिनेटिव है और पार्टिसिपल है। जब पार्टिसिपल पढ़ोगे तो वहां पर यही चीज तुमको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, पूरे एक्सप्लेन करके विस्तार में पढ़ाई जाएगी, वो पूरा टॉपिक बन करके सामने आएगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ जाओ कि वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5 प्लस ऑब्जेक्ट बराबर ऑन प्लस B4 होता है। दैट्स व्हाई आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। अब मैं तुमसे इसी तरह का एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसी तरह का मैं तुमसे एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब देना। चलो, मेरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है, आपको बनाना है 9 नंबर क्वेश्चन, आपको बनाना है 9 नंबर, आपको 7 नंबर ये सब नहीं बनाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, आपको ये 9 नंबर क्वेश्चन बनाना है। इसमें देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है, ही विल रिवाइज इट, वह इसे दोहराएगा, व्हेन ही इज कम्स बैक। जल्दी से मुझे इसका आंसर आप जवाब दो, पटाख से इसका आंसर मुझे चाहिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 लिखकर जवाब देना, ताकि समझ में आएगा कि हाँ तुम 9 का ही आंसर मुझे बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 लिख करके रिप्लाई करो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9 लिख करके रिप्लाई करो। चलो, सब लोग समझ गए। चलो ठीक है, चलो ठीक है, सब लोग का सही जवाब है। चलो ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, सही है, समझ में आ गया। देखो, अब मैं तुम्हें लास्ट में ये समझा दूं कि देखो भाई, ठीक है, देखो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि 9 का डी, ये कौन सा डी है, रहमत अली, डी कहाँ है? ये तो क्वेश्चन का आंसर, ये तो क्वेश्चन का आंसर बी है, 9 का आंसर बी है। चलिए, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि देखो, मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं इसमें मैं तुम्हें 100% कमिटमेंट कर रहा हूं कि जो टॉपिक नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिग्री, जो भी टॉपिक, टाइम एंड टेंस, जो भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा, उसको पढ़ाने के बाद जिस दिन मैं कहूंगा कि ये टॉपिक समाप्त हो गया, उस दिन तुम किसी भी किताब से, किसी भी बुक से, किसी भी पब्लिकेशन का, ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट, जहां से भी तुम्हारा दिल करे तुम क्वेश्चन बनाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। अगर एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूं, झूठ नहीं बोल सकता हूं। दूसरी बात कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको भी पता चलना चाहिए कि सर मेरे से क्वेश्चन बन रहा है। मैंने तुमको डे 1 समझाया था कि देखो तुम्हारे पास मार्केट में प्रैक्टिस सेट बिक रहे हैं, टॉपिक वाइज सेट बिक रहे हैं, अभी वो सब मत कर दो। मान लो टॉपिक वाइज ले लोगे, एक जगह मान लो 600-700 कॉमन एरर रहेगा, एक कॉमन एरर नाउन से रहेगा, दूसरा एडजेक्टिव से रहेगा, तीसरा कंजंक्शन रहेगा। अभी तुमने नहीं पढ़ा है, अभी तुमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक ऐसा बुक जो चैप्टर वाइज है, और चैप्टर वाइज बुक ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ इसी किताब में है। अगर तुम बोलोगे मैं सर ये लूंगा वो लूंगा, वो सब बेकार है, वो सब इसी में से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसमें पूरा कलेक्शन है, अच्छा खासा कलेक्शन है, तुम ये किताब ले लो। इसके बाद मैं तुम्हें एक एक करके पेज नंबर बताता चलूंगा कि ये वाले चैप्टर का इस पेज से इस पेज तक क्वेश्चन है, ये चैप्टर का इस पेज से इस पेज तक क्वेश्चन है। तुम बनाते चलोगे, जहां डाउट होगा, मैंने तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है 9507454612, तुम अपना डाउट वहां पर शेयर कर सकते हो, तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग पढ़ाई से सेटिस्फाइड हो, सब कुछ सही लग रहा है, तो आप, चूंकि ये मेरा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ये मेरा नया है, लोग अभी मेरे बारे में नहीं जानते हैं कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं, और आप लोग ही मेरे माध्यम हो, आप ही लोग के जरिए मैं लोगों को बता सकता हूं कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग अपने दोस्त फ्रेंड से शेयर करो। ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरे ऐप का नाम है द वॉइस लाइव ऐप। बोलो आपकी सर ये वाला ऐप डाउनलोड करो, इस पे डेमो क्लासेस 7 डेमो क्लासेस मिल रहे हैं,
करो, करके देखो, मिलाओ, अच्छा लगेगा तो फिर आगे पढ़ो, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही हमारा लाइव सेशन आगे बढ़ पाएगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ये कर लो, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं कल क्या पढ़ाऊंगा, मैं परसों क्या पढ़ाऊंगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं उसी पर दूंगा। उस चैनल का नाम है द वॉइस लाइव। ये चैनल है। एक और चैनल है, ये ऑनलाइन के लिए है, ये चैनल ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, और एक ऑफलाइन क्लासेस के लिए चैनल है द वॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी एक द वॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये चैनल है, ये ऑफलाइन क्लास के लिए है। यानी जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको इन्फॉर्मेशन इस पे मिलता है, और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपका क्या टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, आज क्या चलेगा, आपको क्या पढ़कर आना है, क्या चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इस पर बताई जाएगी। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आप लोग 4-5 दिनों से क्लास कर रहे हो, अगर आप लोग अपने पढ़ाई से संतुष्ट हो तो आप अपने दोस्तों को कहो कि भाई वो लोग भी लाइव क्लास करके देखे, अच्छा लगेगा तो फिर आगे कोर्स परचेस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। मैं इस बात का कमिटमेंट करता हूं कि 4 से 5 महीना होते होते आपका 20+ इंग्लिश सही होगा। ना आपका ग्रामर को लेकर इश्यू आएगा, ना वोकैब को लेकर इश्यू आएगा, ना कॉम्प्रिहेंशन को लेकर आएगा, ना प्रैक्टिस को लेकर आएगा। सिर्फ एक काम आपको खुद से करना होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन, ये खुद से करना होगा। और हाँ, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने कोर्स को परचेस करें, जिसका प्राइस आपको बता दिया गया है, 999 है। ये अभी है, ऑफर प्राइस है। ये हो सकता है कि 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद इसकी फीस बढ़ा करके 1899 कर दी जाए, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो लगभग 2 आवर्स का होता है, और हमारी पढ़ाई और दूसरे पढ़ाई में काफ़ी अंतर है। हम लोग ऑफलाइन में भी बच्चों को बेस्ट पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में भी बेस्ट ही पढ़ाते हैं। तो चलिए, इसके साथ मैं अपने टॉपिक का अंत कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं अभी क्लास खत्म होगा तो मैं आपको वन वर्ड जो मैं पढ़ाया हूँ इसका मैं सेट प्रोवाइड करूंगा, इस पर होमवर्क दूंगा, ये बना लीजिएगा। ग्रामर जो पढ़ाया हूँ ग्रामर पर होमवर्क दूंगा, वो बना लीजिएगा। और एक जो 70+ वर्ड है जिसका B4 नहीं होता है, ये वाला भी सेट मैं आपको आपके नोट्स में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ लिया है, इसका मैं सेट दे दूंगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसका होमवर्क दूंगा, बना लीजिएगा। ग्रामर का होमवर्क दूंगा, बना लीजिएगा। 70+ वर्ड्स का B4 नहीं होता, उसका भी सेट प्रोवाइड करूंगा, कर लीजिएगा। और लास्ट में जो मैं PDF शेयर कर रहा हूँ हाथ से लिखा हुआ पढ़ाया हुआ टॉपिक का, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाइएगा तो इसका फायदा ये होगा कि कल को जब टॉपिक आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे से रिवीजन कर पाएंगे। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। इसके साथ चलो, आज अगर सब कुछ क्लियर है तो हम लोग अपने क्लास को यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, सब कुछ क्लियर है ना? चलिए, अगर सब कुछ क्लियर है तो गुड नाइट। अब हम लोग का अगला सेशन हम लोग का मंडे को होगा, ये भी मैं बता दूं, अगला सेशन मंडे को होगा, क्योंकि आपका जो लाइव सेशन है वो मंडे टू फ्राइडे है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे, ये 2 दिन आपको दिया गया है कि आपको जो पढ़ाया गया है इसका कंप्लीट आप रिवीजन करें, कंप्लीट रिवीजन करें। इस पर आपको जो सेट दिया गया है कंप्लीट आप रिवीजन और प्रैक्टिस करें। आपका लाइव सेशन जो होगा वो मंडे टू फ्राइडे होगा, यानी नेक्स्ट क्लास आपका मंडे को होगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? चलिए, आप लोग अपना अपना एडमिशन करा लें, क्योंकि आज चौथा दिन है, 2 दिन और रह गया है। इसके बाद से फिर आप लोग का लाइव सेशन रुक जाएगा अगर एडमिशन नहीं कराएंगे। हो सकता है कि फीस भी बढ़ जाए, इसी बैच की फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि 999 रुपये बहुत कम फीस है हमारी पढ़ाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।